हेलो स्टूडेंट्स, आई एम परवीन वर्मा। एजुसेट टेलीकास्ट में आज आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं +1 क्लास के लिए 4th यूनिट का फर्स्ट सेशन लेकर आई हूं, जो कि आज हमारा टॉपिक है वैक्सिंग। वैक्सिंग के बारे में लगभग सब जानते हैं। आज सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि वैक्सिंग क्या है। हमारी पूरी बॉडी पर होठों को, हथेलियों को और पगथलियों को छोड़कर हमारी पूरी बॉडी पर बाल होते हैं। हमें बाल पूरी बॉडी पर कहीं पर तो अच्छे लगते हैं और कहीं पर हमें अच्छे नहीं लगते। कुछ जगह पर हमें जो बाल है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इरिटेशन होती है, जिन्हें हम रिमूव कर सकते हैं। अनचाहे बाल यानी कि अस्थायी रूप से बालों को हटाने की प्रक्रिया को वैक्सिंग कहा जाता है। वैक्सिंग एक ऐसी विधि है जिससे हम शरीर पर अनचाहे बालों को हटा सकते हैं। इसे बहुत सी तरह से हटा सकते हैं, अभी मैं आपको क्लियर करूंगी। वैक्सिंग करने की जो एक तकनीक है वो बहुत ही अच्छी है, जो एक एक्सपर्ट एस्थेटिशियन के द्वारा ही की जाती है। वैक्सिंग करना बहुत आसान है। इसे हम अपने घर पर भी कर सकते हैं और बाहर सैलून में भी करवा सकते हैं। जब हम बॉडी के अनचाहे बालों को रिमूव कर देते हैं या करवा लेते हैं, उससे हम थोड़ा हल्का महसूस करते हैं। वैक्सिंग जो है हम हाथों पर, पैरों पर यानी कि फुल लेग्स और फुल आर्म्स पर हम इसे कर सकते हैं। बगल में कर सकते हैं, जिसे आर्मपिट भी कह देते हैं, और हमारे साइड्स ब्लॉक जो होते हैं, अपर लिप्स, चिन, फोरहेड, यहाँ पर हम अपने बालों को रिमूव करवा सकते हैं। हमारे सिर के बाल बहुत अच्छे लगते हैं, भौं के बाल भी बहुत अच्छे लगते हैं और हमारे पलकों के बाल भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं। इनकी ग्रोथ तो जितनी हो उतनी ही बेस्ट है। यहाँ पर हमारे बाल जो हैं देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, और जिसके ना हो तो उसमें फिर आपको पता ही है कि कितने भद्दे लगते हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ वैक्सिंग। वैक्सिंग के क्या लाभ हैं? वैक्सिंग करवाने का ये फायदा है कि इसमें 4 से 5 जो वीक है वो निकल जाते हैं। जल्दी से करवाने नहीं पड़ते, बाल दोबारा रिमूव करवाने पड़ते हैं। बॉडी जो है थोड़ी सी हल्की लगने लग जाती है। बॉडी पार्ट्स नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। इन्फेक्शन से बच सकते हैं। वैक्सिंग करने के बाद जब दोबारा बाल आते हैं तो वे नरम आते हैं, और फिर जो बालों की ग्रोथ है वो कम भी हो जाती है। और यह बालों को हटाने की बिल्कुल इजी और बिल्कुल सस्ती विधि है। सरल भी है और सस्ती भी है। तो ये था हमारा बेनिफिट्स ऑफ वैक्सिंग। देन ड्रॉबैक्स ऑफ वैक्सिंग, यानी कि वैक्सिंग की कमी क्या है। अगर हम फुल बॉडी वैक्स करवाते हैं तो इसका खर्चा भी पूरा ही आता है। देन जो सेंसिटिव स्किन होती है उस पर वैक्सिंग का रेयर चांस होता है। फिर इसमें जब वैक्सिंग को हम करते हैं
तो जो हमारे हेयर्स के पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। ओपन होने के बाद जो संक्रमण का खतरा है वो बढ़ जाता है। और जो बहुत छोटे बाल होते हैं वो इस विधि द्वारा हटाना मुश्किल है, उसे फिर हम थ्रेड से या ट्वीजिंग से निकालते हैं। तो ये थी कमियां। क्लियर? देन प्रिपरेशन। प्रिपरेशन देखिए क्या है कि वैक्सिंग को करने से पहले प्रिपरेशन करनी चाहिए। प्रिपरेशन वो होती है जब हम कोई ट्रीटमेंट करते हैं तो उससे पहले क्या तैयारी करनी चाहिए। जैसे अब हम वैक्सिंग की बात कर रहे हैं तो वैक्सिंग के लिए हमें पहले से ट्रॉली अरेंज करनी है। ट्रॉली में क्या होना चाहिए? जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जैसे आज हम वैक्सिंग की बात करते हैं तो हमारे पास वैक्स होनी चाहिए, वैक्स पट्टी, स्पैचुला, पाउडर, बाउल, पानी, स्पंज, ये सब होना चाहिए हमारे पास। और इसे हमें बिल्कुल क्रम में रखना चाहिए। जैसे सबसे पहले हमें क्या जरूरत है, फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद क्या है। जो वैक्सिंग का एरिया है बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए ताकि हमारा जो क्लाइंट है वो बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाए। वैक्सिंग करने से पहले जहां वैक्सिंग करनी है क्लाइंट से कंसल्टेशन कर लें, उसे चेंज करने के लिए कहें और फिर हमें जो है वैक्सिंग करनी है उसको अच्छे से अरेंज कर ले हैं और बिल्कुल जो है हमने करनी है वैक्सिंग उसको अच्छे तरीके से करना स्टार्ट करें। अगर वैक्सिंग करते हैं उस दौरान जैसे वैक्स जो होती है देखिए शुगर से बनती है, अगर वहां पर गिर जाती है तो उसे तुरंत साफ कर देना चाहिए क्योंकि मक्खियां मच्छर जो है वहां आकर संक्रमित कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा कैबिन जो है वो बिल्कुल बंद होना चाहिए ताकि ऐसे कोई जीव आ ना जाए। दूसरा, हमें जो है एरिया बिल्कुल कीटाणु रहित करना चाहिए। तो ये हमारा प्रिपरेशन था। क्लियर? देन कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? वैसे तो देखिए हर जो ट्रीटमेंट करते हैं उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो क्लाइंट है उसे किसी प्रकार से कोई बीमारी ना हो और उसे हम पता लगा सकें क्या है उसे। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन के अंदर क्या है? जैसे हमारा क्लाइंट अगर किसी त्वचा यानी कि एलर्जी से पीड़ित है तो वहां वैक्सिंग ना करें। कहीं पर जला हुआ या चोट लगेगा या कोई घाव है उस एरिया में वैक्सिंग ना करें। सेंसिटिव स्किन है तो उस पर पहले चेक कर लें तभी वैक्सिंग करें। अगर किसी की स्किन बिल्कुल पतली है तो उस पर भी वैक्सिंग ना करें। अगर कोई डायबिटीज है, किसी रोगी को आपको मधुमेह रोग है तो उस वहां भी वैक्सिंग ना करें। या पुअर ब्लड सर्कुलेशन है तब भी वैक्सिंग न करें। देन वैक्सिंग वाले स्थान पर अगर सूजन या दाने कुछ ऐसा होता है तब भी वैक्सिंग ना करें। या किसी को बीपी की प्रॉब्लम है तब भी वैक्सिंग ना करें। तो ये थी कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि किस स्थिति के अंदर आपने वैक्सिंग नहीं करनी है। क्लियर? देन मटेरियल्स। मटेरियल्स में देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मटेरियल्स वो है हमें किन किन सामान की यूज जो है इस्तेमाल करना चाहिए। वैक्सिंग के लिए हमें सबसे पहले जरूरत होती है हीटर की। हीटर, ये देखिए हमारे पास हीटर है, ये एल्युमिनियम का है। ये वायर लगा के यहाँ से बटन को ऑन करके हम वैक्सिंग को गर्म करते हैं। ये है वैक्स। वैक्स बहुत तरीके से होती है। ये हमारी है मिल्की वैक्स, बिल्कुल दूध की तरह है।
ये है स्पैचुला, जिसे वैक्सिंग को लगाने में काम आता है। इस तरह से लगा के स्पैचुला कहते हैं इसे। पाउडर जो बालों को ड्राई करेगा, इस पफ की सहायता से हम बालों में लगा सकते हैं जहां पर हमने वैक्सिंग करनी है। देन ये है वैक्स पट्टी, जिसकी सहायता से बालों को हटाया जाता है। उसके बाद टिश्यू पेपर, उसको जो है एरिया को साफ करने के लिए, या हम स्पंज भी ले सकते हैं। अभी हमारे पास स्पंज अवेलेबल नहीं है। दूसरा हमारे पास क्लींजर होना चाहिए, टॉवल्स होना चाहिए, एप्रन होना चाहिए। तो ये हमारा मटेरियल्स है जो हम ये मटेरियल्स जो हमारा क्लियर हुआ, ये सामान हमारे पास होना चाहिए। फिर है प्रोसीजर, कि प्रोसीजर में हम क्या करते हैं। जैसे हमने वैक्सिंग ली, अभी जो मैंने आपको वो बताया था वैक्स, सबसे पहले हम वैक्स लेंगे। देखिए मैं आपको डायरेक्ट थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे ये थोड़ा मेल्ट हुई है, इस तरह से वैक्स आपने लेनी है। जिस डायरेक्शन में बाल होते हैं उस डायरेक्शन में जो है वैक्सिंग करनी होती है। ये देखिए इस तरह से हमने वैक्स पतली लगानी है। ये देखिए थोड़ी सी करके दिखा रही हूँ मैं आपको। इस तरह से वैक्स जो है लगानी है। इस तरह से पतली वैक्स लगाने के बाद हमने पट्टी लगानी है इसके ऊपर। ये वैक्स पट्टी है, इसको हमने ऐसे लगा देना है। इस तरह से प्रेस करके हमने बालों की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट खींच देना है। इस तरह से ये देखिए बिल्कुल बाल जो है जड़ से निकल गए हैं। ये देखिए इस तरह से बाल निकल जाएंगे। वैक्सिंग जो है हमारा बहुत बेस्ट तरीका है बालों को रिमूव करने का, और बहुत आसान है। और इससे हमारे जो हाथ पैर हैं बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाते हैं और थोड़ा हम हल्का भी फील करते हैं। वैक्सिंग को सिंपल तरीके में, यानी कि जहां पे आपने वैक्सिंग करनी है वहां पर उस डायरेक्शन में वैक्स लगानी है, और फिर वहां पर पट्टी लगाकर उसे अपोजिट दिशा में खींच देना है। ये बिल्कुल सबसे आसान तरीका है। उस एरिया से बाल निकल जाएंगे। लेकिन आपने ध्यान रखना है, बालों की डायरेक्शन देखनी है। बालों की विपरीत दिशा में पट्टी को खींच देना है, और फिर उस एरिया को बिल्कुल पानी से स्पंज से साफ करके वहां पर क्रीम या लोशन लगा देना है। ये हमारा प्रोसीजर है। क्लियर। फिर है टाइप्स ऑफ वैक्सिंग। अब वैक्सिंग कितने प्रकार की होती है? जो मैंने अभी आपको दिखाई ये हमारी कोल्ड वैक्सिंग है, सॉरी हॉट वैक्सिंग है। हमारे 2 टाइप्स की वैक्सिंग होती है, हॉट और कोल्ड। जो हमारे पास हॉट वैक्सिंग होती है उसमें वैक्सिंग और भी बहुत से प्रकार की आती है। जैसे हमारे पास थी मिल्क वैक्स, मैंने आपको मिल्क वैक्स दिखाई थी। इसके अंदर जो है हॉट के अंदर जैसे सॉफ्ट वैक्स आती है, हार्ड आती है, फ्रूट आती है, चॉकलेट आती है, शुगर आती है, और अभी मैंने दिखाई जो आपको मिल्क वाली। बहुत सी टाइप्स की एलोवेरा की भी आती है, बहुत सी टाइप्स की ऐसे वैक्स आती है। देन फिर है कोल्ड वैक्स। कोल्ड वैक्स को गर्म नहीं किया जाता। कोल्ड वैक्स को जैसे मैंने आपको ये पट्टी दिखाई थी, इस पट्टी के ऊपर जो है इसमें जो मटेरियल होता है वो लगा होता है, जिससे हम डायरेक्ट इस तरह से यूज करके इसकी जो पट्टी होती है ऐसे उसको उतार के और उसके ऊपर हम लगाकर उसे वैक्स को अपोजिट दिशा में खींच देते हैं। वो होती है हमारी कोल्ड वैक्सिंग। हॉट वैक्सिंग और कोल्ड वैक्सिंग के अलावा ये सारी वैक्सिंग भी होती है जो हम मार्केट से ले सकते हैं। क्लियर ये भी पॉइंट हमारा।
देन अल्टरनेटिव हेयर रिमूवल प्रोसीजर, यानी कि हम किन विधियों द्वारा बालों को और रिमूव कर सकते हैं। जैसे पहले मैंने आपको तरीका बताया कि हम वैक्सिंग के द्वारा बालों को रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा हम वेट शेविंग, जो जेंट्स जो मेल हैं वो जो शेव करवाते हैं, उस शेव के द्वारा भी बाल रिमूव कर सकते हैं वेट शेविंग से। फिर है हेयर क्रीम। हमारे पास हेयर क्रीम आती है, जैसे वीट की आती है या फिर एलोवेरा की आती है, रोमा की आती है, इस तरह से ट्यूब में आती है। उसके अंदर जो है केमिकल मिला होता है। उस क्रीम को जहां पर बाल रिमूव करने हैं वहां पर क्रीम को उसके इंस्ट्रक्शन के अनुसार, उसमें टाइम पीरियड लिखा होता है, 5 से 7 मिनट या 10 मिनट के लिए लिखा होता है, और वहां पर उस क्रीम को उतनी देर छोड़ के और फिर हम गीली कॉटन से वहां पे उस एरिया से जो बालों को हटा सकते हैं। आप देखोगे वहां का एरिया बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। फिर पानी से वॉश करते हैं। हेयर क्रीम क्लियर। देन लेजर। लेजर जैसे पेन की तरह होता है लेजर, वहां पर जहां पे हमने बाल निकालना है वहां पर उसके द्वारा जो बाल है वो लेजर तकनीक के द्वारा रिमूव किया जाता है। जो स्पेशल हेयर रिमूवल होते हैं वही ये प्रक्रिया कर सकते हैं। सैलून में भी हम ये प्रक्रिया करवा सकते हैं, कर सकते हैं। देन ट्वीजिंग। ट्वीजिंग देखिए, ये ट्वीजिंग है। अगर कहीं पे चिन पे कहीं पे एक्स्ट्रा बाल आता है या थ्रेडिंग में कहीं पे बाल है तो हम ट्वीजर के द्वारा निकाल सकते हैं। इसको ट्वीजर कहते हैं, जिसे हिंदी भाषा में चिमटी भी कहा जाता है। इसे कहते हैं ट्वीजिंग करना। देन अब्रेसिव मिट्स। अब्रेसिव मिट्स से क्या होता है, ये रहा इस तरह से, इस पे एक रेखमार की तरह पट्टी लगी होती है। इसको हम जहां पर बाल है हाथों पैरों पर वहां पर रगड़ कर हम बालों को रिमूव कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है इसमें करना, सिर्फ इसको जहां पर बाल है वहां पे रगड़ना है आपने, और रगड़ने के बाद आपने अच्छे से वॉश करके उसके ऊपर क्रीम और लोशन लगा देना है। फिर है इलेक्ट्रोसिस। इलेक्ट्रोसिस में क्या है कि इसके अंदर पेन की नोक की तरह एक आगे पिन लगी होती है, जो बालों को एपिलेयरडर्मिस की जो लेयर होती है वहां से बालों को रिमूव किया जाता है। ये बहुत महंगी प्रक्रिया होती है और इसमें जो बाल है वो दोबारा नहीं आते, क्योंकि बालों को बिल्कुल हेयर रूट ही रिमूव किया जा सकता है। इसमें ब्रिक नीडल होती है, इसमें थोड़ा पेन भी होता है और ये थोड़ी कॉस्टली भी पड़ती है। फिर है हमारा इंटेंसिव प्लस लाइट, जिसे IPL भी कहते हैं। इसमें ये भी जो है लेजर तकनीक की तरह ही होता है, जो एक लाइट के द्वारा बालों को हटाया जाता है। तो ये हमारी सारी प्रक्रियाएं थी, जो हम किन किन प्रक्रियाओं से बालों को रिमूव कर सकते हैं। फिर है क्लाइंट रिकॉर्ड कार्ड। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट करते हो तो उस दौरान आपने क्लाइंट रिकॉर्ड जरूर मेंशन करना है। क्लाइंट रिकॉर्ड कार्ड में क्या होता है, नाम, पता, एड्रेस सब कुछ होता है, फोन नंबर वगैरह, या उसने कौन सा ट्रीटमेंट करवाया, कब करवाया, कौन से प्रोडक्ट यूज हुए, कौन से प्रोडक्ट से क्लाइंट को एलर्जी है, ये सब उसके अंदर मेंशन होता है। क्लाइंट रिकॉर्ड कार्ड हम इसलिए मेंशन करते हैं ताकि क्लाइंट की जो बिल्कुल डिटेल है वो हमें बिल्कुल आसानी से मिल जाए, और जब नेक्स्ट टाइम क्लाइंट हमारे पास आए तो उसका ट्रीटमेंट करने में हमें आसानी हो। इसलिए क्लाइंट रिकॉर्ड कार्ड करना बहुत जरूरी है। क्लियर। फिर है आफ्टर केयर एडवाइस फॉर वैक्सिंग। देखिए, वैक्सिंग जब करते हैं उस दौरान कुछ बातें होती है जो याद रखनी चाहिए। क्या है, जैसे वैक्सिंग करते हैं तो हमारे जो जड़ से बाल निकलते हैं, या हमारे जो डर्मिस लेयर है
वहां से भी बाल रिमूव होते हैं, एपिडर्मिस से भी बाल रिमूव होते हैं। तो जो पोर्स ओपन हो जाते हैं उनको क्लोज भी करना होता है। वैक्सिंग के बाद कभी भी स्किन को रगड़ना नहीं चाहिए, धूप में नहीं जाना चाहिए, स्किन के ऊपर कभी भी ब्लीच नहीं करनी चाहिए, कोई भी और एक्स्ट्रा जो है प्रोडक्ट आपको यूज नहीं करना जो आपके स्किन के लिए घातक हो। देन कोई भी ऐसी चीज ना लगाएं जिससे आपको कोई एलर्जी हो। किसी पार्ट्स पर अगर कोई चोट घाव वगैरह है तो वहां पर वैक्सीन को छोड़ दें, उस स्थान पर वैक्सीन ना करें। तो क्लाइंट जब आता है थोड़ी एडवाइस आपको देनी चाहिए। क्लाइंट को अगर कोई जैसे चोट वगैरह लग जाती है और है तो उस दौरान आपने क्या करना है, उनको एडवाइस करना है कि इसके ऊपर क्या लगाना है क्या नहीं। अगर वैक्सीन के बाद आपको क्लाइंट को जैसे वहां पे रैशेज हो जाते हैं या थोड़े दाने आ जाते हैं तो आप इसे आइस क्यूब से रगड़ कर रिमूव कर सकते हैं और फिर वहां पे क्रीम लगा सकते हैं। क्लियर। फिर है डिस्पोजिंग ऑफ वैक्सिंग वेस्टेज, यानी कि वैक्सिंग जब हम करते हैं उस दौरान हमारे कुछ डिस्पोजल्स हो जाते हैं जो हमें बिल्कुल जो है नीट एंड क्लीन करना चाहिए वहां से, और हम उसे फेंक सकते हैं। जैसे कॉटन होती है वो हम डिस्पोज कर सकते हैं, या हमारे पास वैक्स पट्टी होती है यूज एंड थ्रो, उसे हम यूज करके एक डस्टबिन में पॉलिथीन में डालकर हम फेंक सकते हैं। वैक्सिंग के दौरान जो वेस्ट जो हमने पट्टी यूज की है उसे इकट्ठी करके एक पॉलिथीन में बांधकर हमें डस्टबिन में डालना चाहिए। डस्टबिन आपने जैसे हरा नीला लाल इस तरह से आपने ये जो है रखने हैं और उसमें सूखा गीला इस तरह से जो डस्ट हमारा होता है वो उसमें डाल सकते हैं। हमारे पास जैसे रबड़ के दस्ताने हैं या हमने जैसे ब्लेड वगैरह यूज किया है और है तो वो भी हमें इसका जो है अपशिष्टों का जो अच्छे से, जैसे जब हमने रबड़ के दस्ताने या ब्लेड हमने जो यूज किए हैं उनको भी अच्छे से निपटा देना चाहिए। ट्रीटमेंट के दौरान अगर हम कोई नीडल वर्क करते हैं या जैसे नीडल वर्क जब यूज होता है जब हम टैटूज बनवाते हैं उस दौरान हम क्लाइंट की जो नीडल जो हम टैटू बनाते हैं उसके लिए हम नई नीडल ही लेते हैं। तो इस तरह से जब हम नीडल का काम करते हैं या हम जैसे अभी वैक्सिंग का जैसे हम चल रहे थे, हम पढ़ रहे थे वैक्सिंग के अंदर, इसके अंदर ब्लेड का इस्तेमाल करना था तो उसके अंदर क्या करना है, आपने वो उन ब्लेडों का भी इस्तेमाल जो है अच्छे से निपटाना करना है, उसे कूड़े कचरे में नहीं डालना। क्योंकि जो गाय या जो पशु होते हैं वो कूड़ा कचरा के अंदर मुंह मारते हैं, खाते हैं उनको, तो हो सकता है वो ब्लेड या सुई उनके अंदर चली जाए और उनसे उनका नुकसान हो जाए, उनकी मृत्यु हो जाए। इन सब से बचने के लिए ये घटना ना घटे इसलिए आपने उनको एक गड्ढा खोदकर उनके अंदर डाल देना है, और गड्ढा भी वहां पर डालने हैं जहां पर कोई नहीं आता। तो इस तरह से इनका निपटारण करना चाहिए। फिर हमें डस्टबिन टाइम से टाइम हमें अच्छे से वॉश करना चाहिए, साफ रखना चाहिए। कूड़ेदान के आसपास कोई भी ऐसा कोई जीवाणु वाले कोई चीजें ना हो, उसे बिल्कुल डिटोल से या जैसे फिनाइल से अच्छे से साफ सुथरा रखना चाहिए। तो ये भी हमारा डिस्पोजिंग ऑफ वैक्सिंग पॉइंट क्लियर हुआ। अब मैं आपको कुछ वीडियो के द्वारा दिखाती हूँ कि वैक्सिंग कैसे करें। हम बात कर रहे हैं अनवांटेड हेयर की। मैंने पहले बताया आपको कि बाल जो है वो मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह केवल मनुष्य के सौंदर्य को बढ़ाता है बल्कि कई कारकों, यह केवल मनुष्य के सौंदर्य को नहीं बढ़ाता बल्कि कई कारकों से सुरक्षा भी करता है, जैसे तापमान, ठंड, तेज धूप, बारिश, आंखों की जैसे पलकें हैं, धूल, कचरा, छोटे कीड़े मकोड़े से आदि से रक्षा करते हैं। जैसे नाक में हमारे छोटे बाल होते हैं वो हमारी जो श्वास नली है उसके लिए वायु का तापमान जो है वो नियंत्रित करते हैं। मनुष्य के शरीर पर अत्यधिक बाल थे परंतु धीरे धीरे क्या है ये कम होते चले गए। आज के समय में
मानव शरीर पर बालों की एक हल्की सतह देखी जा सकती है, क्योंकि बाल हम रखते ही नहीं है। जैसे आप देख रहे हो अनवांटेड हेयर, कैसे लेडीज के फेस पे यहाँ पे आप साइड ब्लॉक में बाल देख रहे हो, कैसे जो है वैक्सिंग करने से पहले क्या है फेस और बाद में क्या है। ये देखिए, हम वैक्सिंग कई प्रकार से कर सकते हैं, जैसे थ्रेडिंग धागे से हटा सकते हैं, वैक्स करके हटा सकते हैं, ट्वीजर से हटा सकते हैं। बहुत से जो है हमारे एपिलेशन डेपिलेशन की जो है प्रक्रियाएं होती हैं जिनसे हम बाल हटा सकते हैं, रेजर से हटा सकते हैं, जैसे लेजर लाइट है। इस तरह से हम कई तरह से हम बालों को हटा सकते हैं। जब बालों का विकास जरूरत से ज्यादा होता है तो उस अवस्था को हम अवांछित बाल कहते हैं, जो कि आज के टाइम में हमें अच्छा नहीं लगता। ये देखिए, अपर लिप्स पर जब यहाँ बाल आते हैं तो हम कैसे करते हैं। ये यहाँ बाल है, कैसे हमें अच्छा नहीं लग रहा, और यहाँ पे ये हम बालों को ब्लीच कर रहे हैं, यानी कि ब्लीच के द्वारा भी हम बालों को, जो हमारे बिल्कुल कम बाल अगर, तो हम उन्हें ब्लीच के द्वारा बालों को लुक कर सकते हैं। इससे पहले हम कुछ हेयर एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। हमें बालों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो हेयर का स्ट्रक्चर, ये हेयर शेफ्ट है, यानी कि जो बाल हमारे स्किन के बाहर है उसे हेयर शेफ्ट कहा जाता है। बाल जो हैं वो कूप के अंदर से उगते हुए त्वचा के बाहर तक आते हैं। ये देखिए बाल कहाँ से उग रहा है, हेयर रूट। यहाँ पे ये हेयर रूट है, यहाँ पे ये स्पेशियस ग्लैंड है जिससे बाल हमारे जैसे पसीना आ जाता है या तेल निकलता है, सीबम निकलता है, वो इस ग्रंथि के द्वारा निकलता है, जिससे बाल चिपचिपे लगने लग जाते हैं। ये हेयर रूट से बाल निकल रहा है और ये हेयर शेफ्ट है। यहाँ क्यूटिकल कोटेक्स भी है, लेकिन ये इसके अंदर है। ये देखिए यहाँ पे ये हमारे बाल में क्यूटिकल्स है, ये बाल कोटेक्स की अवस्था में है और ये मेडुला की अवस्था में। अब मैं इसके बारे में आपको बता रही हूँ कि बाल कूप के अंदर से उगते हुए त्वचा के बाहर तक आता है। शाफ्ट के जीवित न होने के कारण बाल कटवाने पर हमें महसूस जो दर्द है वो नहीं होता, ना बालों में होता है ना नाखूनों में। ये सेम अवस्था है इनकी, तो हमें इनमें दर्द नहीं होता। बालों के विकास चक्र के 4 भाग होते हैं। कौन से? एनाजन, कैटाजन, टेलोजन और एक्सोजन। ये नेक्स्ट चित्र में मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल हम इसी पे बात करते हैं। यह चारों भाग अलग अलग समय पर बाल के उगने में झड़ने तक अपने समयानुसार चक्कर टू चक्कर चलते रहते हैं। ये देखिए, जैसे ये हमारे हेयर रिमूवल मेथड है। हम किस किस के जरिए हम अपने जो हेयर्स है वो रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए, इनमें बालों का ये वही डायग्राम है, कहाँ से हेयर हमारा रूट यहाँ नजर आ रहा है और ये बाल निकलता हुआ शेफ्ट में जा रहा है, यानी कि त्वचा से बाहर जा रहा है। ये कोटेक्स, ये मेडुला, ये हमारे 4 चरण है, एनाजन, कैटाजन, टेलोजन और एक्सोजन। एनाजन में क्या होता है, इसका ग्रोइंग फेज क्या है के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अवस्था कितनी होती है? 2 से 7 साल की। जितना लंबा होगा बालों की लंबाई उतनी ही अधिक बढ़ेगी। किसी व्यक्ति के बाल 1 महीने में आधा इंच तक बढ़ते हैं। सर्दियों की तुलना में गर्मियों के समय बाल ज्यादा बढ़ते हैं। कैटाजन क्या है? इसे ट्रांजिशनल फेज भी कहा जाता है। इसमें लगभग 10 दिन तक बाल चलता है। यह एनाजन के बाद पाया जाने वाला अगला चरण है, यानी कि एनाजन के बाद कैटाजन की बारी आती है। इस दौरान कूप का आकार बिल्कुल छोटा हो जाता है और ये पेपिला में समय अपने से अलग कर लेता है। यानी हमारे यहाँ पे जो खोपड़ी है, जब हेयर का स्ट्रक्चर होता है उसमें पेपिला होता है, तो ये अपने आप उससे अलग हो जाता है। ये देख रहे हो आप नीचे से, ये पेपिला है और पेपिला से बाल ये अपने आप अलग हो जाता है। यानी कि यहाँ से रूट से बाल उगने की बात होती है, यहाँ पे थोड़ा और ऊपर जाने की बात होती है। इसमें देखिए हम
टेलोजन में क्या होता है, ये रेस्टिंग फेस होता है। इसमें हमारा बाल जो है बिल्कुल रेस्ट करता है। किसी भी मनुष्य के सिर पर लगभग यह 10 से 15% के चरण में पाया जाता है। कई बार स्कैल्प की अवस्था में कई बार चरण बाल अधिक समय तक रहता है। ये यहाँ पे बाल जो है रेस्ट कर लेता है और कई दिन तक रहता है। उसके बाद यानी कि कई दिन तक कितना, 5 से 6 हफ्ते, ये 206, ये 1 से 2 वीक्स तक यहाँ पे रहता है। फिर ये पेपिला से अलग हो जाता है, यहाँ पे 5 से 6 हफ्ते तक रहता है और उसके बाद ये फिर थोड़ा और ऊपर चला जाता है। एक्सोजन में क्या होता है, एक्सोजन में हेयर मैट्रिक्स टर्मिंग न्यू हेयर, जैसे इसमें बताया गया कि न्यू हेयर आने लगता है। यह रेस्टिंग फेज का ही अगला भाग होता है। इस फेज में पुराने बाल झड़ते हैं, यानी कि ये जो बाल है ये पुराना बाल है, ये यहाँ से निकल गया। ये देख रहे हो आप, यहाँ से मेरा जहाँ कर्सर है देखिए, यहाँ से बाल निकल गया और ये नया बाल उगने की अवस्था में है। पुराने बाल झड़ते हैं और नए बालों का विकास होता रहता है। इसे रेस्टिंग फेज का विस्तार भी माना जाता है, जिसमें रोजाना 50 से 100 बाल गिरना सामान्य हो जाता है। तो आप एनाजन, कैटाजन, टेलोजन और एक्सोजन को आपने अच्छे से देखा और जाना। नेक्स्ट हमारा मेथड, हम किस किस मेथड से बालों को निकाल सकते हैं। डर्माप्लानिंग, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, सर्जिंग, डेपिलेटरीज, कॉइल हेयर रिमूवर्स, इलेक्ट्रो डेपिलेशन। जो बाल होते हैं वो हटाने के अलग अलग तरीके होते हैं। एपिलेशन के अंतर्गत पूरे बालों को हटाया जाता है और डेपिलेशन के मुकाबले में अधिक समय तक बाल टिकता है। ट्विजिंग, वैक्सिंग, एपिलेशन उपकरण, लेजर, थ्रेडिंग आदि जो है वो एपिलेशन से न सिर्फ बल्कि पूरे तरीके से बाल हटाए जाते हैं। डेपिलेशन बालों को हटाने की वह प्रक्रिया है जिसमें बालों को त्वचा से ऊपर से हटाया जाता है। यह शेविंग क्रीम, पाउडर आदि का प्रयोग किया जाता है। इसमें पूर्णतः बाल न हटाने के कारण इसे बिल्कुल दर्द नहीं होता, क्योंकि ऊपर के बाल हटाते हैं तो इसमें दर्द नहीं होता। अगर स्किन के अंदर से बाल निकलता है तो उसमें दर्द होता है। जैसे रासायनिक उत्पादों के प्रयोग के कारण भी त्वचा में खुजली, खारिश हो सकती है। जैसे ट्विजिंग, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, रोटरी एपिलेटर, ये मैंने आपको बताया था, इसके द्वारा हम बाल निकाल सकते हैं। ये देख रहे हो कैसे कैसे शेविंग, डेपिलेटरी क्रीम, वैक्स, एपिलेटर, थ्रेडिंग, लेजर, इन तरीकों से हम यूज करके हम बालों को निकाल सकते हैं। ये बता रहे हैं कि जब शेविंग हम करते हैं तो शेविंग में 2 से 3 दिन तक बाल नहीं आते। डेपिलेटरी क्रीम से 1 से 2 हफ्ते चल जाता है। वैक्स में 3 से 4 हफ्ते तक रुक जाता है। एपिलेटर थ्रेडिंग में 3 से 4 हफ्ते भी निकल जाते हैं और लेजर में हमेशा के लिए निकल जाते हैं। ये हेयर रिमूवल मेथड हमारा किस किस जरिए जो मैंने भी आपको बताया ही था। ये देखिए वैक्स करने का तरीका कि हमने वैक्स डाली इसमें, फिर हमने गर्म की, उसके बाद हमने चेक किया टेम्परेचर, उसके बाद हमने अप्लाई किया, उसके बाद हमने स्टिप लगाया और उसके बाद हमने उतार दिया। ये अच्छा प्रोसेस है वैक्सिंग करने का। ये देख रहे हो आप लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, इसमें किस तरह से वैक्स कर रहे हैं और किस तरह से निकाल रहे हैं। सारा अच्छे से पिक्चर में दिखाया हुआ है कि कैसे जो हमने जहाँ वैक्स करनी है क्लीन करना चाहिए एरिया, उसके बाद वैक्स कैसे गर्म करनी चाहिए, कैसे लगानी चाहिए, स्पैचुला की सहायता से कैसे लगा रहे हैं देखो। और हमें ध्यान रखना है कि वैक्स जब हम लगाते हैं बालों की डायरेक्शन के में बाल वैक्सीन लगानी है और उसके अपोजिट में स्टिप जो है बिल्कुल खींच देनी है, इससे हमारे बाल बिल्कुल निकल जाएंगे। वैक्सिंग प्रिपरेशन स्टेप्स, यानी कि वैक्सिंग जब करते हैं तो उसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए। सैनिटाइज द एरिया, मेल्ट द वैक्स इन द हीटर, प्लेस डिस्पोजल शीट ऑन द फेशियल चेयर, प्री कट फैब्रिक स्टिक्स फॉर रिमूवल, अरेंज सप्लाईज, प्रोटेक्ट क्लाइंट्स हेयर विद हेडबैंड इफ नेसेसरी,
ड्रैप क्लाइंट यानी कि क्लाइंट को ड्रिप करना है। वॉश योर हैंड एंड पुट ऑन डिस्पोजल ग्लव्स इट रिक्वायर्ड। प्रोसीजर क्या है वैक्स करने का? आपने एक बात ध्यान रखना है कि जब भी आप वैक्स कर रहे हो या आप कोई भी क्लाइंट पे ट्रीटमेंट कर रहे हो, उससे पहले और बाद में, यानी कि ट्रीटमेंट से पहले और ट्रीटमेंट के बाद आपने हैंड जरूर वॉश करने हैं, और जितने भी आप टूल्स इक्विपमेंट्स यूज करते हैं उनको भी सैनिटाइज करना बहुत बहुत जरूरी है। इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। ये स्टेप बाय स्टेप है, कैसे हमने ये क्लीन पार्ट किया, वैक्स को गर्म किया, कैसे अप्लाई किया, कैसे स्टिप को लगाया, कैसे हमने उसको प्रेस किया और हमने खींच दिया, उसके बाद हमने वॉश किया और फिर क्रीम लगाया। अच्छे से आप देख रहे हो पिक्चर में, बिल्कुल आसान तरीके से ऐसे ही आपने अपनी नोटबुक में नोट करना है। ये कुछ मटेरियल रिक्वायर्ड है वैक्सिंग का, जैसे वैक्स स्ट्रिप्स, स्पैचुला, वैक्स हीटर, इस तरह से टैल्कम पाउडर, इस तरह से ये कुछ मटेरियल हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं। ये देखिए हमारा वैक्स हीटर कितना नीट एंड क्लीन है और हमने कैसे इसमें वैक्स गर्म की है। ये वैक्स पॉट को आप देख रहे हो, इसमें हमने ब्राजील वैक्स डाली हुई है। ये स्पैचुला, उसके बाद क्रीम, लोशन सब इसी तरह से है, हमने वो यूज करना है। वैक्सिंग करने से पहले सिर्फ हमने टैल्कम पाउडर लगाना है, बाकी उसके ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए। टैल्कम पाउडर लगाना है, उसके बाद हमने वैक्स लगानी है, उसके बाद हमने जो बाल है वो एकदम झड़ से निकाल देने हैं झड़ से, उसके बाद हमने लोशन या क्रीम को अप्लाई करना है। ये देखिए ये लेजर तकनीक है, ये वैक्स है, ये थ्रेडिंग है, इन जरिए से हम कैसे अपने आप बाल निकाल सकते हैं। ये देखिए ये क्लाइंट कंसल्टेशन है कि हमने क्लाइंट कंसल्टेशन करना भी बहुत ज़रूरी होता है कि हम कौन सी, जैसे क्लाइंट कंसल्टेशन में क्या होता है, क्लाइंट का नाम, पता, कब पहले उसने ट्रीटमेंट लिया, कौन सा ट्रीटमेंट लिया, क्या करवाना चाहते हैं, उस दौरान उसे कोई कौन सी स्किन है, कौन सा प्रोडक्ट वो यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब क्लाइंट कंसल्टेशन के में चलती है बातें। ये वैक्सिंग क्लाइंट रिकॉर्ड कार्ड है, देखिए ये इस तरह से रिकॉर्ड कार्ड मेंटेन करना होता है। जैसे यहाँ पे नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, एज, एड्रेस, टाउन कहाँ से, शहर से है, गांव से है, कहाँ पे है, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, जैसे ये एड्रेस और एड्रेस है अगर तो वो भी हम मेंशन कर सकते हैं। जैसे कोई बीमारी वगैरह है कि नहीं, ये सब इसमें मेंशन करना होता है। क्लाइंट, ये हमारा एक पैड बना होता है जिसमें हम क्लाइंट के दौरान रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। ये ब्यूटी ट्रीटमेंट, क्लाइंट रिकॉर्ड, इस तरह से कई तरह से हमारे पास पैड बना सकते। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने पीपीटी में देखा होगा कि मैंने कैसे वैक्सिंग को अपने तरीके से अलग अलग डिफाइन किया हुआ है। उसके दौरान आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ जो आपने नोटबुक में नोट करने हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सिंग किसे कहते हैं? इसका जवाब अपने नोटबुक में देना है। देन वैक्सिंग के 3 लाभ बताओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो वैक्सिंग करते हैं हम उसके क्या लाभ होते हैं वो। देन कॉन्ट्रा इंडिकेशन का क्या अर्थ है? वैक्सिंग में इस्तेमाल होने वाले सामान की व्याख्या करो। देन वैक्सिंग कितने प्रकार की होती है? तो ये 5 क्वेश्चंस हैं, बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको इनका डिफाइन करवाया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इनको अच्छे से आपने नोटबुक में नोट करने हैं। अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।